इससे पहले वाले क्लास में हमने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन एन एयर कॉलम देखा था, जिसमें एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड एंड एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड। ये दोनों टॉपिक्स हमने देख लिए थे, जिसमें हमने एयर कॉलम में स्टेशनरी वेव जनरेट की थी विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। अब यहाँ पर भी हम वही देखने वाले हैं। यहाँ पे एयर कॉलम नहीं है, यहाँ पर भी हम स्टेशनरी वेव्स फॉर्म करने वाले हैं, बट अलोंग द स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग पे हम स्टेशनरी वेव जनरेट करने वाले हैं, और ये आपने कई बार शायद बीच में किया होगा, देखा भी होगा कि एक स्ट्रिंग है, उसको ऐसे खींचो, टेंशन प्रोड्यूस करो उसमें, और उसको प्लग करो। प्लग करने से आपको उस पर एक लूप दिखाई देता है, एक फॉर्मेट दिखाई देता है उस स्ट्रिंग के ऊपर। तो सेम हम स्टडी करने वाले हैं। ये स्टार्ट होता है टॉपिक आपके बुक के पेज नंबर 146 से। तो जो जैसे हमने देखा था कि हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी से शुरुआत की थी, तो यहाँ पर भी हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ही शुरुआत करेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑन दैट स्ट्रिंग। तो देखो कि ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एंड नाउ दिस स्ट्रिंग इज़ फिक्स्ड इन बिटवीन दिस टू रिजिड सपोर्ट्स। ये एक रिजिड सपोर्ट है और एक ये रिजिड सपोर्ट है, एंड देयर इज़ अ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जो सबसे पहला जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है इस स्ट्रिंग का, वो ये रहेगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन बी जनरेटेड ऑन दैट स्ट्रिंग इज ये है। तो ये है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन द स्ट्रिंग। तो इसे हम फंडामेंटल मोड भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। अब ये इसको जस्ट प्लग करो, या यू हैव अ ट्यूनिंग फोर्क विथ यू, एंड यू जस्ट टच दैट ट्यूनिंग फोर्क टू दिस स्ट्रिंग, एंड इफ frequency of tuning fork is equal to frequency of string, in that case the string will oscillate with a maximum amplitude, जिसको मैंने लास्ट टाइम कहा था रेजोनेंस कहा था। ये रेजोनेंस मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि रेजोनेंस बेसिकली है क्या। देखो रेजोनेंस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग का ही एग्जांपल ले लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये एक स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग को मैं ऐसे प्लग करूँगा तो स्ट्रिंग विल ऑसिलेट विथ सम फ्रीक्वेंसी। ये स्ट्रिंग जो है वो खुद होके ऑसिलेट हो रही है, क्योंकि हमने उसको इसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, जो कि ये खुद होके ऑसिलेट हो रही है, तो वो जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब मैं अगर दूसरा कोई ट्यूनिंग फोर्क इसके कांटेक्ट में लाता हूँ, तो उस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अगर इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, so in that case string will oscillate with a maximum amplitude. This is called as resonance. ये रेजोनेंस हर जगह होता है। हमने जो इससे पहले जो एयर कॉलम देखे थे, वो भी जो केस थी वो रेजोनेंस की ही केस थी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एयर कॉलम। सो उसकी की वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है। इसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था। तो आवाज़ तब सुनाई देगी व्हेन देयर इज़ अ रेजोनेंस, या फिर ये स्ट्रिंग जो है इट विल ऑसिलेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड व्हेन देयर इज़ अ रेजोनेंस। तो आई होप ये रेजोनेंस थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। आपके बुक में थोड़ा सा डिस्कशन दिया है, एक सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिस्कस किया है। ये सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट इस टॉपिक के बाद उन्होंने डिस्कस किया है, सो उसके बाद आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये पहला जो मोड है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमने एयर कॉलम में जो डिफरेंट मोड्स देखे थे, तो उसमें वेलोसिटी हमने v ली थी। यहाँ पे वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। सो वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग v इज इक्वल टू रूट ऑफ t/m। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे कौन कौन क्या क्या है। v इज़ द वेलोसिटी, t इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड m इज़ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग। जैसे कि मान लो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास अगर 5 ग्राम है और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, तो ये जो m है, m की वैल्यू आ जाती है 1 ग्राम पर मीटर, या फिर 1 × 10⁻³ kg पर
मीटर। सो ये जो m है इट इज़ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग। सो इसे लीनियर डेंसिटी भी कहते हैं। ये जो मास पर यूनिट लेंथ होता है उसको हम लीनियर डेंसिटी भी कभी कभी कहते हैं, बुक में कभी ये नाम आपको दिखाई देगा। T इज़ द टेंशन गिवन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आप ऐसे खींचो, चाहिए तो एक यहाँ पे पुली लगा दो और ये पुली से आप एक पैन अटैच करो और पैन को आप मास m रख दो उसमें, तो दैट बिकॉज ऑफ दैट मास m देयर विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो ये मास m अलग है, ये मास m अलग है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग। और ये जो मास m है इससे आपको ये टेंशन मिलेगा, T इज इक्वल टू mg। सो ये कुछ पॉइंट्स समझने ज़रूरी थे। सो वेलोसिटी ऑफ अ वेव अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कैन बी गिवन बाय रूट ऑफ T बाय m। इसका डेरिवेशन आपको नहीं है तो इसलिए डायरेक्टली ये इक्वेशन आपको एज्यूम करना है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला मोड अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने वेलोसिटी देख ली कितनी होती है। नाउ बात करते हैं जैसे हमने इसमें डिस्कशन किया था, एयर कॉलम में जो हमने डिस्कशन किया था कि हमने लिया था कि लेट L बी द लेंथ ऑफ पाइप, तो यहाँ पर भी लेट L बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, L बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और अगर मैं कहता हूँ कि लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव, तो अभी हमें पहले निकालना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे हमने एयर कॉलम की केस में रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ पाइप एंड वेवलेंथ ये डिराइव किया था, वैसे यहाँ पे हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि देयर इज ओनली वन लूप और वन लूप करस्पॉन्ड्स टू लैम्डा बाय 2। तो टोटल लेंथ जो है L इस स्ट्रिंग की उसमें एक लूप आ रहा है, यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि लेंथ L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू 2L, L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू 2L। अब आगे फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ अ वेव। सो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज वेलोसिटी ऑफ अ वेव, n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, 1 लैम्डा, और ये v की जगह पे मैं ये रूट ऑफ t बाय m लिख देता हूँ, और ये लैम्डा की जगह पे मैं 1/2L रूट ऑफ t बाय m। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर fundamental frequency of a stretched string. This is the minimum frequency which can be generated on this string, या फिर I can say this is the maximum wavelength which can be generated along the string. तो ये है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ t बाय m। ये n की वैल्यू मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, विच इज़ नथिंग बट आवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो ये था आपका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब मुझे फ्रीक्वेंसी हायर चाहिए। अब देखो ये कंडीशन किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। देखो कंडीशंस क्या है यहाँ पे कि ये वाला पॉइंट जो है वो अपने रिजिड सपोर्ट को बांध दिया है, ये वाला पॉइंट भी अपने रिजिड सपोर्ट को बांध दिया है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि वो दोनों पॉइंट जो है वो रिजिड है, वो ऑसिलेट नहीं हो सकते, यानी ये दोनों पॉइंट्स पे हमेशा नोड रहेगा और ये एंटी नोड यहाँ पे बीच में आ गया। और कौन से हायर मोड पॉसिबल है, तो जो नेक्स्ट हायर मोड पॉसिबल है वो उन्होंने डायग्राम में दिया है। नेक्स्ट जो पॉसिबल मोड है वो है ये, जैसे मैंने कहा था कि ये जो दो पॉइंट्स है वो तो रिजिड है, वो तो बांध दिए हैं। सो यहाँ पे तो हमेशा एंटी नोड रहेगा और एक और पॉसिबल एंटी नोड यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे अभी एंटी नोड नहीं नोड, ये दोनों पॉइंट्स नोड रहेंगे और एक नोड यहाँ पे बीच में आ गया सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग में, और यहाँ पे हमें मिलेंगे अभी दो एंटी नोड्स। तो ये इस तरह से नेक्स्ट मोड आपका मिलेगा, प्रोवाइडेड आपकी फ्रीक्वेंसी अभी हायर होनी चाहिए और वेवलेंथ कम होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी लेंथ हमने सेम रखी है, जो प्रीवियस लेंथ थी वो लेंथ L है, और इस पूरी लेंथ में अब ये पूरा जो साइकिल इस पे आ रहा है, एक पूरा साइकिल आ रहा है, यानी लेंथ इज इक्वल टू वेव लेंथ लैम्डा 1।
लेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा 1। क्यों? क्योंकि पूरा साइकिल अभी उस लेंथ में आ गया, पहले सिर्फ एक लूप आया था, अब यहाँ पे 2 लूप आए हैं, λ/2 प्लस λ/2, तो इसलिए ये जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू लैम्डा, यानी λ1। अब फिर से वही हमें मेथड फॉलो करनी है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम रहेगी, सो v इज इक्वल टू रूट ऑफ t/m, और इसी कारण फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू रूट ऑफ t/m, ये हो जाएगा 1/λ1 रूट ऑफ t/m। और अब देखो ये λ1 1/L रूट ऑफ t/m। अब मुझे यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए, लानी है, मुझे यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो 2 इंटू 1/2L रूट ऑफ t/m। सो 1/2L रूट ऑफ t/m जो है ये है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो वो शायद आपको विजिबल नहीं है, बट एनीवे दिस इज नथिंग बट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो 2 इंटू n, सो n1 इज इक्वल टू 2 इंटू n, यानी यहाँ पे आपको मिल गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो नेक्स्ट हायर मोड है पॉसिबल, उसमें जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है, दिस फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी आफ्टर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी आफ्टर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो आई कैन से दिस इज योर फर्स्ट ओवरटोन। सो n1 है आपका फर्स्ट ओवरटोन, या फिर n1 is twice of fundamental frequency, n1 is twice of fundamental frequency, and hence I can write it is also second harmonic. So n1 is called as first overtone or it is also called as second harmonic. Second harmonic इसलिए क्योंकि ये twice of fundamental frequency, या first overtone इसलिए because it is the first higher frequency after fundamental frequency, that's why it is called as first overtone. तो I hope ये second जो mode of vibration है ये आपके लिए clear हो गया होगा। ये हर एक केस में ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें रेजोनेंस की वजह से हो रही है, यानी जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क जो है इट इज़ नाउ ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग। अगर ऐसी केस है, क्योंकि ये वाइब्रेशन हम जो सेट करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, एक ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पे टच करेंगे, एक ट्यूनिंग फोर्क जो है वो स्ट्रिंग को हम टच करेंगे, उस तो ट्यूनिंग फोर्क के जो वाइब्रेशंस है वो उस स्ट्रिंग में पास हो जाएंगे। एंड इफ दिस फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ पे 2 लूप दिखाई देंगे। तो नंबर ऑफ लूप से भी आप पता कर सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, कितने मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और अगर एक ही लूप आपको दिखता है यानी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे है। सो दैट्स इट फॉर द सेकंड मोड। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये है नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अभी नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में भी हमने लेंथ को एज इट इज़ रखा है। सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज सेम। हमने अभी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, हमने हायर फ्रीक्वेंसी का जो ट्यूनिंग फोर्क है वो इसके कॉन्टैक्ट में लेके आए हैं। तो इस तरह से आप ट्यूनिंग फोर्क इसको जस्ट टच करके, यानी वो ट्यूनिंग फोर्क भी वाइब्रेटिंग में चाहिए, वाइब्रेशन में चाहिए, ठीक है। आपने अभी तक देखा है कि नहीं पता नहीं, बट ट्यूनिंग फोर्क ये ऐसे ही दिखता है। एंड उसको जस्ट ऐसे मारो तो उसके जो प्रॉन्ग्स है वो ऑसिलेट होते हैं, और ये ऑसिलेटिंग प्रॉन्ग्स जो है ये होते हैं प्रॉन्ग्स। तो ये प्रॉन्ग्स जो है ये ऑसिलेशन में रहता है जब आप इसको हिट करते हो, और ये प्रॉन्ग्स इसके कांटेक्ट में लेके और स्ट्रिंग के, तो स्ट्रिंग भी ऑसिलेट होने लगेगी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ हायर दैन द प्रीवियस वन, फर्स्ट हार्मोनिक, और इसकी वजह से अभी हमें 3 लूप्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक लूप होता है λ/2 का। अभी हमारा फिर से काम ये है कि टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव में रिलेशन अभी हमें डिराइव करना है। तो अब देखो ये λ/2, ये λ/2 और ये भी λ/2, क्योंकि एक लूप होता है λ/2 का। तो यहाँ पे 3 लूप है। तो जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये मैंने लिख के रखी है, वो पहले थोड़ी नीचे गई थी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 1/2L रूट ऑफ t/m।
द लेंथ इज 3 टाइम्स λ/2। अब मैंने λ2 ये सिंबल लिया है वेवलेंथ के लिए। सो लेंथ इज 3 टाइम्स λ2/2 और इसीलिए λ2 इज इक्वल टू 2l/3। आई होप ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विच इम्प्लाइज λ2 इज इक्वल टू 2l/3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड लेंथ। यहाँ से मैंने ये लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो फ्रीक्वेंसी n2 वेवलेंथ λ2 अभी फिलहाल वही रहने, इट इज इक्वल टू √T/m। n2 1/λ2 √T/m। अब 1/λ2 वो हो जाएगा 3/2l। सो दिस इज 3/2l √T/m। अब देखो ये 3 साइड में लिख देता हूँ। इट इज़ 1/2l √T/m। तो ये जो है दिस इज थ्राइस ऑफ 1/2l √T/m। ये है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सो इट इज़ 3 टाइम्स n। सो n2 इज 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी अब ये जो n2 है, इट इज़ द सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी आफ्टर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो दैट्स वाई n2 is called as second overtone। n2 which is also 3 times fundamental frequency, so n2 is also called as थर्ड हार्मोनिक। सो ये 3 मोड्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। ऑफ कोर्स इससे हायर मोड्स भी रहेंगे, जैसे हमने कल एक न्यूमेरिकल भी देखा था जिसमें 5th ओवरटोन भी पूछा था, तो उसी तरह इसमें भी हायर मोड्स आएंगे। डिपेंड करते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना हायर मोड आपको मिलेगा। बट थेरोटिकल क्वेश्चन अगर आता है डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑन अ स्ट्रिंग, तो ये 3 मोड्स जो है ये आपको एक्सप्लेन करने हैं विथ दीज टर्म्स। ये टर्म्स वहाँ पे दिखनी चाहिए कि फर्स्ट यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सेकंड जो हायर फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक, और ये है सेकंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक। तो ये नाम आपके डिस्क्रिप्शन में आने चाहिए विद दिस 3 डायग्राम्स। ऑल दिस 3 डायग्राम्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 146। सो ये एक पूरा डिस्कशन था रिगार्डिंग स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव क्यों, फिर से बता रहा हूँ, हम स्ट्रिंग को जब प्लग करेंगे, स्ट्रिंग को प्लग करने की वजह से एक वेव इधर जाएगी, एक वेव इधर जाएगी, दोनों वेव्स रिफ्लेक्ट होकर मिलेंगी। एक ये इधर से रिफ्लेक्ट होगी, ये इधर से रिफ्लेक्ट होगी, दोनों मिलेंगी। दोनों वेव्स तो सेम है, बस फ़र्क ये है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, तो उसकी वजह से यहाँ पे सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन की वजह से यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होगी। और इस तरह से हमें एक फॉर्मेट वहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर दिखाई देंगे, नंबर ऑफ़ लूप्स हमें दिखाई देंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर भी जैसे कि ये दोनों पॉइंट्स रिजिड पॉइंट्स है, देयर विल बी नोड एट दिस 2 पॉइंट्स। यहाँ पर और 2 नोड्स आ गए हैं बीच में, और 3 एंटी नोड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो ये था एक डिस्कशन। क्योंकि ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक स्ट्रिंग है जिसमें 3 एंटी नोड है और बीच में 2 नोड है, तो वो मोड ऑफ वाइब्रेशन कौन सा है, तो वो मोड ऑफ वाइब्रेशन ये है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस एक्सप्रेशन को आप देखोगे तो इस एक्सप्रेशन को लेके, एक्सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन को देख के उन्होंने कुछ लॉज बना है, लॉज ऑफ स्ट्रिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे अब तक पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो पहले ये लॉज ऑफ स्ट्रिंग जो है इसे हम देख लेते हैं, ये क्या है। ये है एक्सप्रेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग, और ये हेडिंग जो है दैट इज़ लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, पेज नंबर है आपका 147। अब ये एक्सप्रेशन से हम कुछ लॉज डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले लॉज बहुत ही सिंपल है, कुछ खास ऐसा उसमें है नहीं। सबसे पहले है, अगर मैं ये टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, इन दोनों को कांस्टेंट रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है,
कि n इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये l अगर मैं इधर भेज देता हूँ सो n इंटू एल, और ये साइड तो कांस्टेंट है क्योंकि t और m को मैंने कांस्टेंट रखा है। सो मुझे मिलता है n इंटू एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ स्ट्रिंग। आई होप ये यही होगा। यस, ये पहला जो लॉ है उसको नाम दिया उन्होंने लॉ ऑफ लेंथ। तो लॉ ऑफ लेंथ ये कहता है कि इफ़ टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, ये दोनों चीज़ें अगर कांस्टेंट है, इन दैट केस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और अगर लेंथ कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये लॉ कहता है। नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड टू सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये है कि अगर मान लो L एंड M ये दोनों को मैंने कांस्टेंट रखा, L एंड M इन दोनों को अगर मैंने कांस्टेंट रखा तो मुझे मिलता है n अपॉन रूट टी। मान लो ये रूट टी मैं इधर भेज देता हूँ, तो n अपॉन रूट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, t यानी टेंशन। ये सेकंड लॉ, लॉ ऑफ टेंशन। सो अगर मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज वेल एज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये दोनों हमने अगर कांस्टेंट रखे तो इसका मतलब ये होता है इन दैट केस ये जो फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये है आपका लॉ ऑफ टेंशन। अब थर्ड जो लॉ है इसका नाम क्या दिया है इन लोगों ने? लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे L कांस्टेंट है, ये T भी कांस्टेंट है, तो मुझे मिलता है n इंटू रूट ऑफ m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मान लो कि मैंने लेंथ को कांस्टेंट रखा है और अब t को भी कांस्टेंट रखा है, टेंशन को भी कांस्टेंट रखा है, तो मुझे क्या मिलता है कि n इंटू रूट एम, ये रूट एम है, ये मैं उधर भेज देता हूँ n की तरफ, तो n इंटू रूट एम ये कांस्टेंट हो जाएगा। और इसका मतलब ये होता है कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी या फिर लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। सो ये तीन लॉज हैं। अब इसके ऊपर एक और उन्होंने कंक्लूजन निकाला। ये जो थर्ड लॉ है इसके ऊपर दो और कंक्लूजन निकाले हैं। यू कैन सी देम ऑन पेज नंबर 148। सो मास इज बेसिकली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो मास of string, it is density into volume. Volume रहेगा pi r square L, where L is length of the string, R is radius of the string. String का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर रहता है ऑलमोस्ट, तो वो जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसकी जो रेडियस है वो है R. सो pi r square L यानी स्ट्रिंग ऐसी रहती है इन जनरल. So this is the length of the string. And here we have radius r. तो volume of the string is pi r square L and into density will give you mass of the string. और ये m क्या है? क्या ये m है? नहीं, ये m है मास पर यूनिट लेंथ. तो m की वैल्यू क्या बनती है यहाँ पे? m is equal to mass रो pi r square L divided by L, मास पर यूनिट लेंथ. तो इसी के कारण अब ये लेंथ कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज m. और अब मैं ये m का जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ. सो n इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो पाई आर स्क्वायर. अब मान लो मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, दो वायर्स है हैविंग सेम रेडियस. तो रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट आ गई, बट दोनों की डेंसिटी अलग अलग है. तो अगर रेडियस भी कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा और यहाँ पे मुझे मिलता है
द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ वायर। ये आप देख सकते हो इक्वेशन 6.36, यस इक्वेशन 6.36 पेज नंबर 148। तो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट वायर। तो ये था एक कंक्लूजन फ्रॉम दिस थर्ड लॉ। एक और है, मान लो डेंसिटी को हमने कांस्टेंट रख दिया। अगर मैं डेंसिटी को कांस्टेंट रखता हूँ सो मुझे मिलता है n इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी n इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये मुझे नेक्स्ट कंक्लूजन मिलता है, वो ये है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग। यानी जितनी कम रेडियस रहेगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा रेडियस रहेगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो ये था एक और कंक्लूजन। तो ऐसे हमारे पास लगभग 5 लॉज बन जाते हैं, लॉज ऑफ स्ट्रिंग। पहला लॉ ये कहता है कि द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ प्रोवाइडेड टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ दे आर कांस्टेंट। इफ length and mass per unit length they are constant, in that case frequency, fundamental frequency is directly proportional to the square root of tension. तीसरा, if length and tension they are constant then fundamental frequency is inversely proportional to the square root of mass per unit length of that string. And we have next, इससे हमने ये डिराइव किया कि ये मास जो है इट कैन बी गिवन बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास कैन बी गिवन बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम है आपका πr² इंटू ये डेंसिटी। हमें चाहिए m का मतलब ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। सो मास पर यूनिट लेंथ, तो दैट्स व्हाट इज ρ/r²। तो ये जो m है इसकी जगह मैंने ρ/r² यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। और इसकी वजह से अब मैंने ये एज्यूम किया कि मान लो रेडियस को भी हमने कांस्टेंट रखा और अलग अलग डेंसिटीज़ की वायर्स को हमने ट्राई किया। सो फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये हमारा एक कंक्लूजन मिलता है। लास्ट, अगर हम डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं यानी वी आर मेकिंग स्ट्रिंग्स ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट रेडियस, इन दैट केस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग। ये 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉज हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब ये लॉज को वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, विच स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 148। पिछले सिलेबस में ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं दिया था, इन्होंने फिर से ऐड किया। ये बेसिकली बहुत ओल्ड सिलेबस में था, बीच में उन्होंने निकाल दिया, फिर से उन्होंने ऐड कर दिया क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है। क्योंकि सोनोमीटर के बिना ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कैसे, यही नहीं पता चलता, सेटअप ही नहीं समझता स्टूडेंट्स को, इसलिए उन्होंने फिर से इस बार उन्होंने ऐड कर दिया। अब ये जो डिफरेंट लॉज है इसके ऊपर कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे यहाँ पे। इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये एक टाइप हो गया। इफ़ द लेंथ इज मेड 4 times व्हाट विल बी द नेक्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये एक और टाइप हो गया। ये यहाँ पे if tension is increased by 44%, if tension is increased by 44% what will be the new fundamental frequency, या फिर what will be the percentage change in the fundamental frequency। ये ऐसे questions आते हैं, आप अपनी DPPs देखो, उसमें इस तरह के कई सारे questions आपको दिखाई देंगे। ऑफकोर्स प्रोवाइड की जाएगी तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने ही वाले हैं। फिर से यहाँ पे आते हैं, इफ़ मास पर यूनिट लेंथ इज़ डबल, या इट इज़ मेड 4 times, इट इज़ मेड 8 times, 16 times, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह से यहाँ पे आप डेंसिटी में चेंजेस कर दो या फिर यहाँ पे आप रेडियस में चेंजेस कर दो, व्हाट विल बी द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर वेरी कॉमन टाइप व्हाट इज़ द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये जो पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते रहेंगे।
तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। अभी इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, एंड इफ़ पॉसिबल विल ट्राई टू सॉल्व सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स एज वेल। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं शुरू कर रहा हूँ सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट।